तक्षशिला विश्वविद्यालय में विशिष्ट आचार्य बन चुके चाणक्य को भारत की तरफ बढ़ते यूनानी खतरे सिकंदर की आहट हो गई थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सिकंदर के इतिहास से परिचय करवाएंगे, ताकि वो जनसंचार के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को सिकंदर के बढ़ते हुए खतरे से अवगत करा सकें। सिकंदर योद्धा तो बन सकता था, किंतु उसे कुशल योद्धा उसके गुरु अरस्तु ने बनाया था। अरस्तु ने एक काबिल यूनानी लड़के को खतरनाक शासक में बदला था। इसलिए विद्यार्थियों, स्मरण रखना, सदा श्रेष्ठ गुरुजनों का सम्मान करना और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो कई मिल जाएंगे, परंतु इतिहास निर्माता केवल एक गुरु ही तैयार कर सकता है। आचार्य चाणक्य सिकंदर के जीवन में उसके गुरु अरस्तु का कितना महत्व था? क्या इस बात की प्रामाणिकता किसी घटना से मिलती है? क्या आप उस घटना के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? जी ऋषिगण, सिकंदर अपने गुरु अरस्तु से कितना प्रभावित था, इस बात की प्रामाणिकता एक घटना से अवश्य मिलती है। सिकंदर यूनान के कोरिंथ शहर में दार्शनिक डायोनीस से मिलने गया था। सिकंदर को उससे कोई खास काम नहीं था, बस यूं ही उसे उसके काम के लिए शुभकामनाएं देना चाहता था। किंतु डायोनीस ने बड़ी बदतमीजी से सिकंदर से कहा कि सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण सूर्य का प्रकाश मुझ तक पहुंच नहीं रहा है। अब आधी दुनिया के राजाओं को जमीन के अंदर भस्म कर देने वाले का इस बात को सहन कर लेना ही अरस्तु की शिक्षा का परिणाम था। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या सिकंदर ने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी? दरअसल सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने कई शादियां की थी। उनकी नई पत्नी का नाम क्लियोपैट्रा था, जिन्होंने सिकंदर और उनकी मां के लिए मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी थी। इसी के साथ सिकंदर और उनकी मां के अंदर भी क्लियोपैट्रा को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं क्लियोपैट्रा किसी बच्चे को जन्म ना दे दे। अगर ऐसा हो जाता तो सिकंदर का राजगद्दी पर बैठना मुश्किल हो जाता। सिकंदर शासक बनना चाहता था और क्लियोपैट्रा उस राह में एक रुकावट की तरह थी। काफी उठापटक के बाद एक घटना घटी, जिससे सिकंदर के सिंहासन पर बैठना आसान हो गया। सिकंदर की सौतेली बहन की शादी थी, जिसमें एक गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी और इस बीच उस गार्ड को भी मार दिया गया। उस समय ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि हत्या किसने करवाई थी। सीधा फायदा सिकंदर को हो रहा था। इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि फिलिप द्वितीय की हत्या के पीछे सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इसके बाद सिकंदर ने अपने सभी सौतेले भाई बहनों को मार दिया था, जो कि उसके सिंहासन के बीच आने वाले थे। आचार्य, सिकंदर के इतिहास के आगे के सफर से हम सबको अवगत करवाइए। बच्चों, सिंहासन एक ऐसी शक्ति है जिस पर बैठने के बाद तो एक पिता भी स्वयं अपने पुत्र का शत्रु बन जाता है। तो वो तो सिकंदर था। सिंहासन पर बैठने के पश्चात सिकंदर के मन मस्तिष्क में दुनिया पर विजय पताका लहराने का गुरूर छा गया और इस गुरूर को बढ़ावा उसके सैनिकों ने दिया। सिकंदर की दृष्टि जिस ओर जाती उस ओर उसे उसका ही नाम सुनाई दे रहा था। इससे उसकी चेष्टा बढ़ गई और उसकी नजर फारस साम्राज्य के ऊपर पड़ी। फारस साम्राज्य की सीमा भारतवर्ष से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक को छूती थी, किंतु इतने विशाल साम्राज्य को भी सिकंदर ने जीत लिया है। इसलिए अब हम लोगों को सिकंदर के प्रति अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। सिकंदर को मदिरा की बुरी लत भी है, जिस कारण से वो एक मदहोश शासक है। एक बार तो उसने नशे में अपने बहुत ही करीबी मित्र को ही जान से मार दिया था। उस मित्र का नाम था क्लेटियस। ये उसके और उसके परिवार के बहुत करीब था। सिकंदर के मस्तिष्क में केवल युद्ध ही युद्ध विराजमान है। सिकंदर की यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और छोटे छोटे राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं। आचार्य,
घोर अनर्थ हो सकता है। आपकी कथा से ज्ञात होता है कि सिकंदर अत्यंत क्रूर शासक है। आने वाला काल भारतवर्ष के लिए अत्यंत कठिन होने वाला है। एक प्रश्न हम सभी के मन में समंदर में बहती लहरों की तरह उमड़ रहा है कि आखिर सिकंदर भारतवर्ष क्यों जीतना चाहता है? गुरुजन, इस भूमि की गरिमा ही कुछ इस प्रकार है कि सृष्टि का कोई भी प्रतापी वीर यहां अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेगा। सिकंदर इस सृष्टि के वासियों को प्रखर रूप से स्मरण करवाना चाहता है कि वो अपने पिता से बहुत आगे आ गया है। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कुछ ऐसी ही इच्छा शक्ति थी, परंतु समय के काल के कारण उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। जब करीब करीब पूरे दुनिया सिकंदर के सामने नतमस्तक हो चुकी थी, तब विश्व पटल पर एक ऐसा देश था जहां उसे कड़ी चुनौतियां मिलने वाली थी। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारतवर्ष था। सिकंदर को भारत से लौटाने के पीछे पोरस जैसे वीर योद्धा और चाणक्य जैसे विद्वान गुरु मौजूद थे। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर सिकंदर भारत क्यों आना चाहता था। इसके पीछे कई वजह थी। सिकंदर दुनिया को बताना चाहता था कि वो अपने पिता से बहुत आगे आ चुका है। उसके पिता भारत तक आना चाहते थे। सिकंदर बताना चाहता था कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंची हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। एक वजह यह भी है कि सिकंदर को अपने ऊपर घमंड हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो सभी साम्राज्यों की तरह भारत को भी आसानी से जीत लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारत ने सिकंदर को बुरी तरह से खदेड़ा था। सिकंदर इस राष्ट्र पर विजय प्राप्त करना चाहता है, परंतु यहां राजा पोरस जैसे वीर योद्धा हैं जो उसे कड़ी चुनौती दे सकते हैं, जिस कारण उसकी सेना को काफी नुकसान भी होगा। किंतु ऐसा तभी संभव है जब स्थानीय प्रजा और जनमानस भी सिकंदर का विरोध करने की चेष्टा दिखा सके। सिकंदर की सेना थक चुकी है, जिसका लाभ हम एक राष्ट्र के तौर पर उठा सकते हैं। इसलिए आज से सभी लोग आम जनमानस के बीच सिकंदर को रोकने की योजना का विस्तार शुरू कर दीजिए। हम सभी को किसी भी प्रकार सिकंदर को सिंधु नदी पार करने से रोकना ही होगा, और ऐसा करने में हमारी मदद एक और विशाल साम्राज्य कर सकता है। उस साम्राज्य का नाम शक्तिशाली मगध है। मुझे इस राष्ट्र के लिए मगध की ओर प्रस्थान करना ही होगा। वहां धनानंद जैसा निरंकुश राजा राजगद्दी पर विराजमान है। तो विद्यार्थियों, सिकंदर के व्यक्तित्व से आप लोगों का परिचय हो चुका है और अब रात्रि काल का समय भी आरंभ हो चुका है। आप लोग भी शयन कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए। जी आचार्य। सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम। आप लोग भी शयन कक्ष की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, परंतु चाणक्य पुत्र, शयन कक्ष में जाने से पहले मेरे कक्ष में आना। मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। आओ चाणक्य, कक्ष के अंदर प्रवेश करो। जी परमपिता गुरुदेव, यूं अचानक मुझे अपने कक्ष में बुलाने का कोई विशेष कारण? चाणक्य, कारण अति विशेष है, इसलिए तुम्हें अपने कक्ष में इतनी रात्रि में आमंत्रित किया है। सभा के अंतिम क्षण में तुमने विद्यार्थियों के सामने घोषणा की, मुझे मगध की ओर प्रस्थान करना ही होगा। मुझे धरानंद से मिलना ही होगा। क्या मैं तुम्हारे मगध प्रस्थान करने और तक्षशिला से विदा लेने के पीछे के अति विशेष कारण जान सकता हूं? गुरुदेव, आपको तक्षशिला के नए नए बने युवराज आम्बी और सिकंदरा की मित्रता संधि के बारे में ज्ञात तो है ही। इसी के साथ यह भी ज्ञात है कि सिकंदर कितना क्रूर और आक्रामक शासक है। यूनानी जीवन और धर्म का प्रचारक है। वो इस राष्ट्र के राजा महाराजा से मित्रता करके इसी राष्ट्र पर विजय पताका लहराना चाहता है।
इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि यहां के राजा भोग विलास में डूबे हुए हैं। कोई सिकंदर को चुनौती नहीं देना चाहता है। मैं अपने इस राष्ट्र की ऐसी दुर्दशा होते नहीं देख सकता गुरुदेव, कदापि नहीं देख सकता। वो अदृश्य शक्ति साक्षी है कि मुझे अपना शीश गंवाना स्वीकार है, पर इस राष्ट्र को सिकंदर के आगे झुकना देखना स्वीकार नहीं है। गुरुवर, तक्षशिला के आसपास जितने भी राजा हैं, किसी के भी अंदर सिकंदर का सामना करने की चेष्टा नहीं है। इसलिए मुझे मगध की ओर प्रस्थान करना ही होगा। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद है, उसके पास विशाल सेना है। अगर मगध सिकंदर के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसे परास्त किया जा सकता है। चाणक्य, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मगध राज ने तुम्हारे अतीत के साथ क्या किया था? उस राज्य की सीमा तुम्हारे जीवन के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। मुझे सब स्मरण है गुरुदेव। मेरी सांसों में उस काली रात का हर एक क्षण जीवित है। मुझे स्मरण है कि नंदवंश ने मेरे माता पिता के साथ क्या किया था। परंतु इस समय बात मेरे राष्ट्र की है। अगर मैं व्यक्तिगत सोच रखूंगा तो राष्ट्र के बारे में कौन सोचेगा गुरुदेव? मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि मुझे मगध की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। पुत्र चाणक्य, तुम्हें तक्षशिला से जाते देखना मेरे लिए प्राण निकलने समान है। पर मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा जन्म इसी राष्ट्र के लिए हुआ है। तुम किसी एक नदी के बहाव में नहीं रुक सकते। परम पिता परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तथास्तु, विजयी भव। इस राष्ट्र का उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।